हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। डायरेक्टरेट जनरल आईटीबी पुलिस फोर्स एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लॉक नंबर 2 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली से ये लेटर इशू हुआ। अब देखिए, लेटर्स इस तरह के इशू होते हैं तो बहुत सारे डाउट्स हैं वो कैंडिडेट्स के मन में उठने शुरू हो जाते हैं। अब आपके जो लेटर्स आते हैं आप बिना सोचे समझे उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देते हो। जो भी जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो उसमें अपना पर्सनल डिटेल्स जो है वो हटा के शेयर कीजिए। अब ये लेटर क्या है, आरटीआई एक्ट 2005 जो है, कहीं भी कोई भी जानकारी चाहिए होती है तुरंत प्रभाव से जो हमारे देश में आरटीआई लगाने का एक प्रचलन हो गया है कि आरटीआई लगा दो, आरटीआई से जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देती हैं। एसएससी जो है वो देती है। एसएससी ने मार्क्स बताया बहुत सारे कैंडिडेट्स को, उनका मार्क्स नहीं पता था, आरटीआई लगाया, आरटीआई में मार्क्स मिल गया। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उनको डाउट था कि मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, कि मेरा हाइट का प्रॉब्लम है। नॉर्थ ईस्ट के हमारे साथी थे। इसी तरीके से आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, देखिए भर्ती के जो इतिहास है उसमें एक मील का पत्थर ये भर्ती बनने जा रही है। कैसे बनने जा रही है साहब? 2017 में वैकेंसी खुली थी, अभी 2021 आ गया, कोरोना की वजह से डिले हुआ। एक बार एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम कैसे हुआ आपको पता है। उसके बाद दोबारा एग्ज़ाम हुआ, वो भी एग्ज़ाम आप लोग दे के आए हैं। जब हमने आवाज़ उठाई तो हमें मैसेज, कॉल, यहाँ तक कि इंटरनेट कॉलिंग, धमकी वाले कॉल भी आने लग गए थे। उसकी कोई परवाह नहीं है। वो देखिए, वो लोग अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। यहाँ पर क्या है, पॉइंट है कि सेक्शन जो 24(1) है आरटीआई एक्ट का, वो क्या है। सेक्शन 24(1) के तहत फोर्सेज जो है वो सूचना क्यों नहीं देती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये सूचना मांगी थी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 के बारे में। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर सेक्शन 24(1) एट चैप्टर 5 रीड 6 read with second schedule of RTI Act 2005, ITBP is exempted from providing any information other than information pertaining to the allegations of corruption and human rights violation under this act। अब आईटीबीपी एग्ज़ाम में ये कैंडिडेट ने आरटीआई लगाई, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आरटीआई लगाई। अब ये आरटीआई जो है इसका यदि रिप्लाई नहीं है आया, रिप्लाई से आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हैं। अपील किसको कर सकते हैं? आईजी हेडक्वार्टर्स ऑन द एड्रेस मेंशन्ड अबव विदिन 30 डेज टाइम। 30 दिन के अंदर। यही बीएसएफ में हुआ। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर पे कुछ हमारे साथियों ने आरटीआई लगाया, लेकिन उसका रिप्लाई आना शुरू हो गया। सेक्शन 24(1) के तहत बीएसएफ एग्जेम्प्ट है, आरटीआई, सीबीआई एग्जेम्प्ट है, आर्मी एग्जेम्प्ट है, सभी एग्जेम्प्ट है। सुरक्षा बल, हमारे पुलिस, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, ये सभी एग्जेम्प्ट है। अब हम आपको दिखाते हैं कि सेक्शन 24 आरटीआई एक्ट क्या कहता है, वो देखते हैं। ये है सेक्शन 24 इन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। 24 क्या कहता है? 24 कहता है एक्ट नोट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस। अब नोट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उपधारा 1 क्या कहती है, सब सेक्शन 1 क्या कहता है? नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस established by the central government or any information furnished by such organizations to the government, provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violation shall not be excluded under this subsection। यानी कि आपका यदि इंफॉर्मेशन जो है वो करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन से रिलेटेड है तो आपको सूचना दी जाएगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि मुझे मेरे मार्क्स जानने हैं, मेरे को डाउट है कि मेरे से कम नंबर वाला कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो रहा है, तो इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? बहुत मुश्किल है। देखिए, जो सेक्शन जो लगाया है वो ऐसा घुमाया है वहाँ पर कि एक आम भारतीय इंसान जो है वो इसको, भारतीय नागरिक जो है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जो फ़ौज में भर्ती होने के लिए कौन जाता है? फ़ौज में भर्ती होने के लिए 80% तो हमारे गांव का भारत है वो जाता है। उनको ये समझ ही नहीं आ पाएगा कि अब मैं क्या करूं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन sought for is in respect of allegations of violation of human rights
A violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission and notwithstanding anything contained in Section 7, such information shall be provided within 45 days from the date of receipt of request. इस तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जब आप सेकंड अपील करते हैं उसके बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तब आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यालय है, केंद्रीय सूचना आयोग, वहाँ पर आपको अपील करनी होती है। अब केंद्रीय सूचना आयोग में जब अपील होती है उसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में केंद्रीय सूचना आयोग फैसला देता है कि इन्फॉर्मेशन आपको दी जानी चाहिए या आपकी अपील जो है वो खारिज हो जाती है। यदि वहाँ से भी आपकी अपील खारिज हो जाती है, उसके बाद क्या है? आप तो ये कहते हैं साहब मेरे को अपने मार्क्स जानने हैं, मुझे 60 मिला है, लेकिन मेरे को शक है कि मेरा दोस्त जो है वो 55 पर भी सेलेक्ट हो रहा है। मुझे अपने मार्क्स जानने हैं, मुझे लास्ट कट ऑफ भी जाननी है। लेकिन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के यहाँ से भी आपका यदि मैटर खारिज हो गया, तब आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे जानना चाहते हैं ये बात कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद बचता है हमारे उच्च न्यायालय, हमारी न्यायपालिका, हमारा संविधान कि केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है उनके फैसले के खिलाफ कहाँ अपील होगी। तो उनके फैसले के खिलाफ अपील जो है वो हमारे उच्च न्यायालय में होगी। उच्च न्यायालय कौन सा? जहाँ पर आप निवास करते हैं वो हो सकता है, या जहाँ पर आपने जिस कार्यालय से जानकारी मांगी है वो कार्यालय स्थित है वहाँ हो सकता है। अब वहाँ पर जब आप ये करते हैं, वहाँ दोनों पक्षों को फिर सुना जाता है। आपके एडवोकेट जो हैं वो आपकी बात कहते हैं, फोर्स के एडवोकेट जो है फोर्स की बात कहते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में माननीय न्यायाधीश महोदय जो है वो फैसला देते हैं। अब उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि देखिए उसमें आगे क्या होता है। अब उसको जब बहुत सारे ऐसे फैसले हुए, उच्च न्यायालयों के फैसले हुए, उनके आधार पर जो एनालिसिस की गई वो क्या कहते हैं कि डज सेक्शन 24 अप्लाई ओनली टू द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ द एग्जेम्प्ट ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि सीमा सुरक्षा बल है तो उसमें जो एक्टिविटीज़ जिनके बारे में सूचना मांगी जा रही है वो कौन सी एक्टिविटी से वो एग्जेम्प्ट हैं? वो सीमा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों से ही एग्जेम्प्ट हैं या वो भर्ती से संबंधित मुद्दों से भी एग्जेम्प्ट हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। या आईटीबीपी कि आईटीबीपी सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दों से की जानकारी ना देने के लिए बाध्य है, या जो भर्ती से संबंधित मुद्दे हैं उनकी भी जानकारी दी जाए। क्योंकि यदि वही भर्ती जो है वो संघ लोक सेवा आयोग करता है तो संघ लोक सेवा आयोग में सूचना के अधिकार के तहत आपको जानकारी मिल सकती है। वही भर्ती एसएससी करती है तो एसएससी से आपको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मिल जाती है। लेकिन आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, उनसे आपको वो जानकारी नहीं मिलती है। और दूसरी बात यह कि नंबर सार्वजनिक नहीं किए जा रहे। Many of us have been refused access to information by police departments and intelligence and security organizations under section 24 of the RTI Act। अब देखिए ये जो है कंटेंट RTI फाउंडेशन के वहाँ से हमने लिया। अब ये कहते हैं कि आई हैव कम अक्रॉस अ फ्यू जजमेंट्स दैट हैव नैरोड डाउन द स्कोप ऑफ दिस प्रोविज़न पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब बहुत सारे ऐसे जजमेंट हुए जिनमें ये जो सेक्शन 24(1) जो है इसको नैरो डाउन कर दिया गया है, यानी कि इसका जो स्कोप है, इसका एरिया जो है वो घटा दिया गया है। इट ऑल स्टार्टेड इन पंजाब एंड हरियाणा हाई in 2011 and the latest judgment is from Manipur High Court at Imphal from Feb 2016. The grounds for narrowing down the scope of section 24 are as follows। अब कौन कौन से ग्राउंड है जिसके आधार पर इसको नैरो डाउन किया गया है, संकुचित किया गया है? सेक्शन 24 इज मीन टू एग्जेम्प्ट ओनली द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो है intelligence and security related activities of the exempt organizations, other routine activities will not be affected, especially if the outcome of the proposed RTI intervention is more transparency in the non-sensitive activities of such organization। अब more transparency BSF का मैटर यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, BSF रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक, तो उसमें ये बात आ गई कि
जो भर्ती से संबंधित जो मैटर है, भर्ती में मार्क्स बताने से संबंधित मैटर है, या जो आंसर शीट है वो डिस्क्लोज करने से संबंधित मैटर है, या लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट जो है उसको कितना नंबर मिला है, ये सब बताने से संबंधित मैटर है, या आईटीबीपी में कोई कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि इतना समय क्यों लग रहा है भर्ती प्रक्रिया में, क्या इतना समय इसलिए लग रहा है कि जितने कैंडिडेट आवेदन किए हैं वो सब तब तक सेट हो जाएंगे और उसके बाद जो बचेंगे पीछे वो अपने अपने लोगों को भर्ती कर लिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट उठते हैं जब मैटर जो है आपके जाते हैं न्यायपालिका में वहाँ पर। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट ह्यूमन राइट्स वायलेशन और करप्शन एक्चुअली ऑकर टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर ये भी बात आ गई कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक्चुअली वहाँ पर हुआ हो या नहीं हुआ हो। एक कैंडिडेट कोई एग्ज़ाम देता है तो ये भी उसका मानव अधिकार है। आपके एडवोकेट चाहें तो प्रूव कर सकते हैं कि ये भी उसका मानव अधिकार है कि उसने कितने नंबर प्राप्त किए, ये बताया जाए उसको। If a nexus can be shown between the information sought and the likelihood of corruption or human rights violation। अब जो बीएसएफ जो कहती है कि हम तो नंबर नहीं बताते हैं, नंबर की बात नहीं करती है बीएसएफ। बीएसएफ में जो एप्लीकेशन रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के जो हमारे साथी हैं उन्होंने भेजा, उनको बीएसएफ ने एक लाइन का जवाब दे दिया कि बीएसएफ एग्जेम्प्ट है सेक्शन 24(1) के तहत। अब यहाँ पर देखिए कि ठीक है, करप्शन से रिलेटेड नहीं है ये मैटर, कि मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ ये करप्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक नेक्सस कैन बी शोवन बिटवीन, एक नेक्सस जो है एक संबंध बनाया जा सकता है बीएसएफ के इस इंटेंशन में कि बीएसएफ क्यों मार्क्स शो नहीं कर रही है, इसको भी करप्शन से जोड़ा जा सकता है। पारदर्शिता क्यों नहीं रखी जा रही है, जब पूरे देश की भर्तियों में पारदर्शिता है। एक सिपाही पुलिस का भर्ती होता है, बिहार पुलिस का हो चाहे राजस्थान पुलिस का हो, उसमें पारदर्शिता है। नंबर बताए जाते हैं कैंडिडेट्स को कितना नंबर है, और नहीं बताए जाते हैं वहाँ भी, तो वहाँ भी सूचना का अधिकार लागू होता है। और यदि वहाँ सूचना के अधिकार से जानकारी नहीं मिलती है तो आप जा सकते हैं उसके लिए भी उच्च न्यायालय में। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी जानकारी नहीं होती है, इस वजह से आप चुपचाप बैठ जाते हैं। चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड इशू हो, चाहे वो आपके जब अपील रिजेक्ट हो गई थी री मेडिकल की, उस समय कुछ कैंडिडेट्स के डीडी गलत हो गया था। डीडी गलत हो गया, डीडी कैसे बनाना है हमने खूब वीडियो बना के बताए थे, क्योंकि हमें पता है कॉमन गलतियां क्या होती हैं। बहुत समय से हम आपके साथ इस भर्ती की प्रक्रिया में, ये कोचिंग लाइन में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कॉमन मिस्टेक आप लोग क्या करते हो। ऑफलाइन फॉर्म आप फिल करते हो, आपके कॉल लेटर्स क्यों नहीं आते, हमें पता है कि आप कहाँ गलती कर जाते हो। आप सिग्नेचर आपका छूट गया, वहाँ भी आपका कॉल नहीं आएगा। आपने डेट प्लेस जहाँ पे लिखना होता है वहाँ पर यदि आपने नहीं लिखा तो भी आपके कॉल नहीं आते हैं ऑफलाइन भर्ती में। अब उसके बाद यदि आप चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं तो गलती फोर्स की नहीं, गलती आपकी है। अपने हक के लिए आपको लड़ना होगा, और ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है, चाहे वो आईटीबीपी ट्रेड्समैन की भर्ती हो, चाहे वो बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक की भर्ती हो। यदि आप लड़ेंगे नहीं तो आप जीत की कल्पना नहीं कर सकते। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं आईटीबीपी की भर्ती में भी जिनको बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो देखिए, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे बीएसएफ, आरओआरएम के जो हमारे सेलेक्ट हुए साथी हैं, कि जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं या जिनको कोई डाउट है, जो अपना ये आरटीआई का प्रोसेस या कोर्ट का प्रोसेस ये जो करते हैं, इससे कभी भर्ती प्रक्रिया नहीं रुकती है। हाँ, यदि कोई गलत प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके देखिए वर्दी पाने की कोशिश करेगा तो वो सफल नहीं हो पाएगा। और यदि किसी ने अपनी मेहनत के बूते पर वर्दी पा ली है तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है। तो जो साथी हमारे अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।